दोस्तों, मेरी 3 पत्नियां बांझ थी और मैं बहुत अमीर आदमी था। मेरी उम्र 45 साल की हो गई थी और मुझे अपने वारिस की बहुत ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त कोठे पर मुझे ले गया और बोला, यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राजी हो गया। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो मैं बहुत अमीर आदमी था। मैंने 3 शादियां कर ली थी, लेकिन वारिस किसी से नहीं हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ इस जगह आया था। वहां की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाजें और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाजें भी आ रही थी। अपने दोस्तों के साथ तेजी से कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था। उस टाइम मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि मैं ऐयाश परस्त बिल्कुल नहीं था। बाजार हुस्न से मुझे कोई मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो अपना गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बड़े बड़े बिजनेसमैन से होती थी। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई थी। काफी पुरानी इमारत थी, छोटी छोटी गलियां थी। हर 2 मंजिला इमारत से नाच गाने की आवाज में गूंज रही थी। इमारत के बाहर मुंह में पान दबाए कोठी के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने को कह रही थी। साथ ही साथ गंदे बेबाकी शब्द भी बोल रही थी। साहब, हमारे कोठे को इजाजत बख्श दो, देखो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, न बोली थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीजों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है। फिलहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊं। जब एक कोठी के पास जाकर मेरे दोस्त साहिल के कदम रुक गए। उसके पहले कि मैं मना करता, साहिल मेरा हाथ पकड़कर उस इमारत की सीढ़ियां पर चढ़ने लगा। सीढ़ियां सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियां की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो आंगन में सफेद चांदी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों से मिलाकर एक अजीब सी बदबू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफेद चांदनी पर लाल रंग के तकिए पर टेक लगाए शौकीन उस लड़की के डांस देख रहे थे। वो लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों की धुन पर नाच रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे, अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र औरत मुंह में पानी लिए उस लड़की के नाच को देखते हुए पाँव फैला रही थी। मुझे वहां का माहौल देखकर बहुत डर हुआ था। मैंने अपने दोस्त साहिल से कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वह कहने लगा, अरे मर्द बनो, इतना घबरा रहे हो। ये कहकर वो मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया और वह औरत शायद साहिल को जानती थी। मुझे उसने सर से पांव तक देखकर साहिल से आंखों के इशारों से पूछने लगी, ये कौन है। साहिल ने कहा, मेरा दोस्त है, उसे रजिया से मिलवा दो। मेरे दोस्त को वारिस चाहिए। उसने इधर मेरे आने की वजह जल्दी से बता दी। उस औरत ने पहले तो थूकदान में पान थूका, फिर मुझे देखने लगी और कहने लगी, बैठो मियाँ, खड़े खड़े तो बात तुमसे नहीं होगी। मैं वहां रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे वहां ले आई थी। मैं तख्त के कोने में जाकर बैठ गया। वह कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे कोई काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने पेट में पालेगी तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देगी ना, इसलिए 1 लाख लूंगी, आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अभी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र साहिल को देखा तो वह मुझे तसल्ली देने लगा। मैंने कहा, मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूंगा। वह कहने लगी, 15 लाख लूंगी। मैंने जेब से चेक निकालकर और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं थी। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई जब जेब से उसने 15 लाख का चेक देखा, फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलवाया, अरे ओ चंपा, कहाँ मर गई। उसकी एक पुकार पर वह लड़की उसके पास आ गई। वो सांवली सी लड़की, चेहरे के नैन नक्श अच्छे थे। कहने लगी, रजिया का ग्राहक आया है, उसे कहो कि तैयारी कर ले। उससे पहले कि वह चंपा नाम की लड़की उसकी आज्ञा को मानती, मैंने उससे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे अपना बच्चा बहुत खूबसूरत चाहिए।
मेरी बात सुनकर वह औरत ठहाके लगाकर हंसने लगी और बोली, हाँ जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चंपा, साहब को रजिया का दीदार करवा दे। चंपा मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चंपा नाम की लड़की के साथ चलने लगा और लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। उस वारिस की चाहत की वजह से मुझे कहां से कहां ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद ये बात जायज नाजायज की ना थी, मेरे लिए जायज, और ये लड़की अब तो मेरे बच्चों को अपने कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी, मैं उस रास्ते पर चलने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे में दस्तक दी तो उसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी सवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा जमीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वह इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब उसने मुझे चुप देखा तो वह लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल गैर औरत थी। मैं उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैं एक दौलतमंद और अमीर आदमी था, बाप दादाओं की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। मेरी बदकिस्मती यही थी कि मैंने ही बोला था कि मैं खानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माँ बाप के पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी बुआ की बेटी थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन नेचर की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मैं सायरा का बहुत इलाज करवाया, मगर वह मुझे औलाद न दे सकी। मैंने अपनी भी सारी टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का टाइम बीतने के बाद मैंने सायरा से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। सायरा मेरी बात सुनकर वह थोड़े दिन तो बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की परमिशन दे दी। लेकिन फिर तो जैसे टाइम ऐसे ही बीतने लगा, जैसे 5-5 साल मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ बिताया, लेकिन मुझे वारिस किसी से भी नहीं हुई। 26 साल मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बिता दिए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई, किसी बीवियों से भी नहीं हुई, और सबका मैंने इलाज भी करवाया था। इत्तेफाक से तीनों ही बांझ निकली। मेरी उम्र अब 50 साल की हो गई थी। मैं अपनी पत्नियों का इलाज करवा कर थक चुका था। ना जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस पत्नियों में ये खूबी नहीं थी। कभी भी मेरी अक्ल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती थी। समस्या एक बीवी में होती तो समझ में आता, तीनों बीवियों में एक ही समस्या थी। मैं चौथी शादी नहीं कर सकता था और ना ही मुझे अपनी बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां अच्छी और बहुत नेक औरत थी, मैं कैसे उनसे जाति कर सकता था? लेकिन उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे वारिस जल्द से जल्द चाहिए। मैंने उस सिलसिले में जब साहिल से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता बता दिया, जो कि सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने जल्दी से मना कर दिया था। मैंने कहा कि मैं खानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवायफ से अपना वारिस क्यों करवाऊंगा? वह कहने लगा, फिर तुम्हारी पहली बीवी भी तो बीमार रहने लगी है, जबकि मेरी बीवी बीमार थी। साहिल की बात सुनकर मैंने कहा, बल्कि इस टाइम में तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूं? और मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस टाइम बीतने के साथ साथ वारिस होने के चांस भी काम हो जाएंगे। बात तो साहिल की ठीक थी, मुझे वारिस चाहिए थी। साहिल कहने लगा, मैं जो बता रहा हूँ उससे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें चौथी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 3 पत्नियों से किसी एक से भी बच्चा नहीं हुआ, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। वारिस का सवाल इस टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी पत्नियों से राय मशवरा करता, लेकिन जाहिर है वह मुझे कभी भी ऐसी राय नहीं देगी। मैं बेहद परेशान था, उन दिनों में अपनी औलाद की समस्याओं में परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी।
मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ले ली और ज़्यादा टाइम पहली बीवी को ही देने लगा, जो खुद 3 सौतें उसने बर्दाश्त की थी। लेकिन मेरी बीवी में यह बात थी कि वह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती थी, आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र की लड़की की मांग नहीं की थी। मेरी बाकी पत्नियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम, कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे वारिस। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि तीनों ही बीवियों में बांझपन वाली समस्या थी। लेकिन मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो साहिल ने मुझे रास्ता बताया था, जिससे मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैं आखिरकार उस फैसले पर आ ही गया। साहिल की बात मानने में कोई हर्ज न थी, इसलिए उसके साथ कोठे पर चला गया था। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं रहा गया। साहिल मुझे बुलाता रह गया, पूछता रहा कि सलीम, अचानक तुम्हें हो क्या गया है? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने साहिल के आने का इंतजार भी नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर ले चलो। पूरा रास्ता मैंने बेचैनी से काटा, एक पल भी मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी पूरी बरकरार थी। मैं आज किसी भी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई तो मुझसे कहने लगी, सलीम, क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। वह मेरे पास बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली, जिसका मेरे पीछे 22 साल का साथ था। वह अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई रसोलियाँ फटकार कैंसर की शक्ल में हो गए हैं, तो ये जानते ही हैं। मैं जानता था वह थोड़े महीनों की मेहमान है, इसलिए अब सारा टाइम उसी के पास बिताता था। मेरे कंधों पर उसने सर रख दिया तो मैंने भी उसे अपने आगोश में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बाहर अमेरिका ले जाऊं, तुम्हारा इलाज करवाऊं। मेरी बात पर वो कहने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम भी हो चुका है मेरे इलाज का, बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर ले। इसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, मैं उसी घर में एक कमरे में रहूंगी, लेकिन मरने से पहले आपको देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रजिया का चेहरा घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। मैं पहले से ही तुम पर सौतने ला चुका हूँ, शायद उस बीमारी से तुम 2-4 हो गई हो। वह कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो समझी थी आप बे औलाद हो जाओगे, मगर यह नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकियों को भी ऐसा ही कर देगा। ये कहकर वह रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मत सोचो ऐसा, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर तो वह कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की है ताकि आपकी कोई नेकी भगवान को पसंद आ जाए, तो फिर रात की उस दवायफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए हो? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? मेरी बात सुनने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहने लगी, वह छोड़ दे, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। क्योंकि वह बहुत कम उम्र की लड़की थी, बस 18 साल की थी। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ गया था। बस 18 साल की लड़की है, पता नहीं कम उम्र में उस बेचारी से इतना घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहां से वापस आ गया था। वो लड़की 18 साल से बड़ी नहीं थी, बेशक बेहद बहुत खूबसूरत थी, मगर उम्र की कम थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी होती तो शायद उस लड़की से भी ज्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, उससे शादी कर लो। उसकी बात पर मैंने कहा, होश में तो हो, एक तवायफ कब किससे शादी करती है? फिर उसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वो बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आती थी। मेरी बीवी कहने लगी, हो सकता है आप उसे उस कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाओ, भगवान आपको औलाद नसीब कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। कुछ दिन तक उसी बारे में सोचता रहा, फिर यह सोचकर उससे शादी कर लेता। क्या पता भगवान को मेरी यह बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए, रजिया भी उस कोठे से बच जाए।
मैं अगली रोज ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे रजिया से शादी करना है और उसके बाद उसका उस कोठे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह लालची औरत थी, इसलिए जल्दी मान गई। मैंने पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के हिसाब से उसे तलाक दे दी। वह मेरे ही घर में एक कोने में एक कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज़ का ख्याल रखने की पूरी कोशिश किया करता था। मैंने थोड़े लोगों की मौजूदगी में रजिया से शादी कर ली और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वह फटी फटी आंखों से मेरा महानुमा घर देख रही थी। सलीम साहब, ये सब तुम्हारी ही है ना? तुम तो बहुत अमीर आदमी दिखते हो। मुझ में ऐसा क्या था? मैं उम्र में उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसका शब्द सुनकर मुझे बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि उसका पति था। मैंने अपने दोनों बीवियों से रजिया का मुलाकात करवाया, फिर उसे अपनी पहली बीवी से भी मिलवाया। आखिर मैंने अपनी तीसरे नंबर की बीवी से कहा वह उसे मेरे कमरे में छोड़ आए। वह मेरे कमरे में छोड़कर आ गई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। ना जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियों बहुत ही अच्छी थी। वह लड़की उसकी जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द नहीं था। वह अपनी जगह ठीक थी, लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम नहीं था। लेकिन औलाद के खातिर मैं ये कड़वा घूंट पीने को तैयार था। मैंने सोचा, शायद भगवान को मेरी यह नेकी पसंद आ जाएगी। मैं अपनी हिम्मतों को जमा करके कमरे में गया। उस टाइम तक रजिया सो चुकी थी। वह बहुत ही कम उम्र की थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी कम उम्र लड़कियां उनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने फिर उसे भी सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रजिया मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने रात से उसे कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे वह हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उसे कहा, वह नाश्ता कर ले। रात भी उसने कुछ नहीं खाया। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकालकर कुछ देर बाद रजिया भी बाहर आ गई थी। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला जरूर खिलाता था। तीनों बीवियों के साथ मैंने आज तक कोई नाइंसाफी नहीं किया था। थोड़े दिनों में मैंने रजिया से किसी तरह का कोई रिश्ता कायम न किया। हाँ, उससे अच्छे से बातचीत जरूर की थी। थोड़े दिन ही बीते थे कि मुझे कहने लगी, साहब मुझे ये बताएं, आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्यों? मैं उसके मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, ये बात क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि तुमसे विवाह किया है। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी थी, तो कहने लगी, मैं जानती हूँ। विवाह से पहले 1 करोड़ की रकम अपने अदा की थी। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं कर पाएंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और वह ज़्यादा ऐसा ही कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर थप्पड़ जोर से मार देता, लेकिन वह चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी? कोई बाजरो औरत नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए मेरा आवाज थोड़ा तेज हो गया था। मुझे गुस्सा देखकर वह कहने लगी, सब ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभाला जब से ही मर्द के ऐसे रूप देखे हैं, नोच खाने वाली जवानी को खाक में मिला देने वाले भूखे कुत्ते जैसे। मुझे हैरत होती कि आप कैसे आदमी हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की हो, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मुझे तो बुखार में भी कोई बख्शता ना था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का लिहाज करें। ये कहते हुए टप टप उसके आंखों से आंसू गिर पड़े थे। फिर उसने अपनी बाजू दिखाए। बाजू बुरी तरह से सिगरेट के निशाने से जला हुआ था। ऐसी बेबसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। वो कहने लगी, ये देखो तो, आप मेरे साथ ये सब करते। मैंने तो आज तक आदमी को ऐसे ही देखा है, लेकिन तुम ना जाने कैसे हो, उनसे अलग हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और भगवान ने बीवी के साथ नरमी का मामला पेश करने का हुक्म दिया है, और तुम हो भी कम उम्र और नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं तुम्हारे आऊं। फिलहाल एक रात में रजिया की संगत ने मुझे तड़पा कर रख दिया। उसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल फटने लगा था। वो 18 साल की लड़की के साथ जो जुर्म किए गए थे, बिल्कुल जानवर थे वो लोग। फिलहाल टाइम के साथ साथ रजिया के जख्म भी भरने लगे थे।
और वह कहती कि आपने मुझे गलत कामों से बचा लिया और आपने मेरे साथ शादी कर लिया। वह मेरे कैरेक्टर और मोहब्बत से बहुत घुल मिल गई थी। धीरे धीरे उसकी जुबान भी ठीक हो गई थी। वो मुंह से अदब से बात करने लगी थी। मेरी शादी के थोड़े महीने बाद ही मुझे वो खुशखबरी मिल गई जिसकी मैं बहुत दुआएं की थी। रजिया उम्मीद से थी और मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हुजूर सजदे में रो रो कर शुक्रिया अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने रजिया का बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसे बिस्तर से नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम करीब आया तो लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। जब लेडीज डॉक्टर आए और बेहद परेशान थी, मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम मां को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इतने साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। उस टाइम मेरे हालात क्या थे और क्या हो सकती थे, ये वही आदमी जान सकता है जिस पर यह सब बीता हुआ हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा ले, बच्चे का भगवान मालिक है। वो लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 पत्नियां थीं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? तो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर है। ये सुनकर तो वह हैरत का झटका लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था। जब नर्स ने मेरे कांपते हुए हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक अपने बंदों पर ज्यादा बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।